अब हम मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करते हैं जो भी महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप फॉर्मूला बेसिस पे बना सकते हैं, एक तो ये कि आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बना सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को फॉर्मूला बेसिस पे बनाती हूं उस टाइम पे इसका फॉर्मूला होता है R 100 प्लस R ओके इंटू ना R कितना चेंज हुआ, कितना परसेंट है 90%। 100 अगेन आपका R कितना है 90 है और इंटू 100 ना 90 प्लस 190 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 900/90 और जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 47/19%। ये तो आपका था फॉर्मूला मेथड। अगर हम कॉन्सेप्चुअली जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें बोलता है चलिए हम 100 लीटर हमारा कंजम्पशन है तेल का और ये मुझे पड़ता है 100 रुपए में। ठीक, बोलता है अब की बार 90% मेरा प्राइस बढ़ जाता है। जैसे ही मैं से 90% बढ़ाती हूं तो मेरे प्राइस क्या हो जाएगा 190। और मेरे को क्वेश्चन नेक्स्ट ये बोलता है कि मेरा प्राइस अगर बढ़ जा रहा है तो मेरा कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए ताकि मेरा खर्चा ना बढ़े। और ऐसा कब होगा, अगर मेरा कंजम्पशन 100% ही है रहे। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है और मैं अपना कंजम्पशन बढ़ा रही हूं तो मेरा प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन मुझे रखना क्या है, मेरा प्राइस मुझे सेम ही रखना है। ये कब होगा, अगर मेरा कंजम्पशन कितना रहेगा, सेम रहेगा जो मेरा पहले कंजम्पशन था। तो कितना परसेंट मेरे को कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, 190 में 100 माइनस करूंगी तो कितना हो जाएगा 90। तो इसका फॉर्मूला होता है जितना भी चेंज हुआ, ठीक, उसके बाद आपका इंक्रीज्ड प्राइस, जो भी प्राइस में आपको इंक्रीज देखने को मिला इंटू 100, तो आपको चेंज कितना मिला था 90। आपका प्राइस क्या रहा बढ़ने के बाद 190 और इंटू 100, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47/19%। क्लियर, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को खरीदता है बेचता है सी को 20% लाभ पे और सी वस्तु को 480 में बी से खरीदता है। तो बताइए ए वस्तु को किस दाम पे खरीदता है। लेट हम मानते हैं कि भैया लेट ए ने खरीदा कितने में, एक्स में। अब ए बी को बेचता है, ए बी को बेचता है कितने में, 20% लाभ, 20% हानि में, यानी कि 20% लॉस के साथ भेजता है। 20% लॉस मतलब कि 100 माइनस 20 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा x इंटू 80 अपॉन 100। अब यही बी सी को बेचता है कितने में, 20% प्रॉफिट पे, 20% लाभ पे। तो क्या होगा 20% लाभ यानी कि 100 प्लस 20 अपॉन 100 दैट इज द 120/100। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इंटू 80/100 और इसका कितना होगा 120/100। अब इस इक्वेशन की वैल्यू कितने में की है 480 की, यानी 4 मीन्स x इंटू 80/100 इंटू 120/100 ये किसके बराबर है 480 के बराबर है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 0 12 1 जा 12 5 जा, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू 10 इट इज 500। तो आंसर विल बी 500, आंसर विल बी
500। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5, इनका रेशियो निकालना है, इनका अनुपात लगाना है। 2 1.5 अपॉन 2 0.5, ठीक। इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 अपॉन 2 की पावर 1/2। अब जब हम रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस टाइम पे अगर हमारा जो वैल्यू है, वेरिएबल है, वो सेम रहता है और वो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, तब क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर ऊपर जाता है विथ माइनस साइन। सो 3/2 क्या हो जाएगा, -1/2, और नीचे में वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नीचे में वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि ये पूरा 2 ऊपर चला गया है, नीचे में बचेगा क्या, 1। नाउ 2 की पावर 3/2 -1/2 अपॉन 1। क्यों, 2 का अगर दोनों में डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो एलसीएम भी सेम होगा, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या निकलेगा, 2। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यूएबल न्यूमरेटर की वैल्यू भी सेम रहेगी। 3 - 1 is 2 अपॉन 2 अपॉन 1, 2 से 2 कैंसल हुआ तो रेशियो आ गया 2:1। द करेक्ट आंसर विल बी 2:1। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या था, ये डेसिमल में है, इस डेसिमल को मैं फॉर्म में ले आऊंगी। अगर विदाउट डेसिमल लाऊंगी तो मेरे को दोनों में क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मैंने 2 का नंबर लिया, क्योंकि 5 को 0 बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं उसे, और भी तरीके हैं लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे 2 आता है, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.5 इंटू 2 करूंगी, दोनों अगर मैं न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो डिनोमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3, और नीचे में 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अब जैसे ही 2 की पावर 3 लिखती हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया, 4/1। यहां पर जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये तो हमने अपने एंड से किया था यानी स्क्वायर किया था, तो उसको मैं वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाऊंगी, क्योंकि मैंने स्क्वायर लिया था तो उसे मैं ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगी, स्क्वायर रूट लगाऊंगी। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 1 किसका है, 1 का, तो आंसर विल बी 2:1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। ठीक, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 5 प्राकृतिक नंबर। अब सबसे पहले प्राकृतिक नंबर का मतलब क्या, प्राकृतिक नंबर मतलब जो नंबर मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और एंड कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक। अब इंग्लिश में ये शब्द लिखा था कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। तो 5 नंबर ऐसे लेने हैं जो लगातार हैं, तो हम एज्यूम करते हैं, लेट पहला नंबर x, दूसरा नंबर x+1, तीसरा नंबर x+2, चौथा नंबर x+4, 1 2 3, चौथा नंबर x+3 और पांचवा नंबर x+4। 5 लगातार नंबरों का औसत, इनका औसत कैसे लूंगी, x, x+1, x+2, x+3, x+4 अपॉन 5, ये किसके बराबर है, m के बराबर है। किसके बराबर है, m के बराबर है। नाउ 1 2 3 4 5 5x है, प्लस 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ये 10 हुआ, अपॉन 5 = m। और जैसे ही मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, दोनों 5 को बाइफरगेट कर देती हूँ, तो मेरे को m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m+2। मुझे m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x+2।
फिर सेकेंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं कि हम 3 प्राकृतिक नंबर और बढ़ाते हैं। इसी में मैं 3 प्राकृतिक नंबर और कौन से बढ़ा सकती हूँ, x+5, x+6 और x+7। 5 + 6 11, 11 + 7 यानी 18। तो जैसे ही मैं 3 नंबर और बढ़ाती हूं तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, इसी नंबर पे अगर मैं 3 और नंबर बढ़ाऊंगी तो क्या ये 8x + 10 + 18 हो जाएगा, और टोटल अब की बार नंबर 8 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। मुझे एवरेज कितना दिया है 8, और इसे ही मैं सॉल्व करती हूँ। 8x + 28 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8, और इसे मैं सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा 8x + 28 इज इक्वल टू 64। आगे मैं यहां पर सॉल्व करती हूँ। जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 64 माइनस 28, 36 अपॉन 8 x/8, 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5। जैसे ही मैं x की वैल्यू डालती हूँ तो मुझे m की वैल्यू क्या मिलेगी 4.5 + 2 इज इक्वल टू 6.5। ये वाला एवरेज, पहले वाला m की वैल्यू कितनी है मेरी 6.5, और m में मैं कुछ ऐड करूंगी, मैं मान लो a ऐड की, तब मेरा एवरेज कितना हो गया 8। एवरेज कितना हो गया 8। नाउ m की वैल्यू 6.5 + a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 माइनस 6.5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5। तो इसका आंसर होगा 1.5। ये आपको m में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 1.5, तब आपका एवरेज कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। यानी कि आप सिंपल इंटरेस्ट, आपका प्रिंसिपल कितना होगा, आपका रेट कितना होगा अगर आपका जो अमाउंट है वो आपके प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाएगा 16 ईयर पे, 16 सालों पे। मुझे क्या पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जो मूलधन हम लगाते हैं प्लस प्रिंसिपल मूलधन इंटू आपका कोई भी दर जो लग रहा है इंटू जो टाइम लग रहा है अपॉन पे 100। अगर दोनों ही इक्वेशन पे देखूंगी तो मुझे प्रिंसिपल कॉमन मिल रहा है, p निकाली तो बचा कितना 1 r इंटू t/100, r इंटू t/100, और ये मेरा हुआ अमाउंट। मेरे को क्या बोल रहा है अमाउंट 2 गुना होगा किसके मूलधन का, यानी प्रिंसिपल का p1 प्लस मेरे को कितना रेट लगेगा, मुझे रेट निकालना है कितने दिनों में 16 ईयर में अपॉन 100। p से p कैंसिल हुआ, ठीक। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r इंटू 16/100, इसे मैं कैंसिल आउट करूं तो 4 4 ज़ा और ये 4 25 ज़ा। तो मुझे इक्वेशन क्या मिल रही है 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/25 इंटू r, ये 1 को इधर लेके जाऊंगी तो 2 - 1 इज इक्वल टू 4/25 इंटू r होगा, और 2 - 1 इज 1, 4 इंटू r/25, और जब मैं इस 25 को इधर लेके जाऊंगी और 4 को, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 25/4, जो कि वैल्यू किसके बराबर होगी 6.25%, 6.25%। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P, Q, R इनकी वैल्यू 1, 2, 4, तब बताइए 5p² q² और x² के बराबर क्या होगा। लेट माना जाता है कि p इज इक्वल टू 1x होगा, ठीक, q इज इक्वल टू 2x होगा और r इज इक्वल टू 4x होगा। अब इन तीनों वैल्यू को
मैं इक्वेशन में डालती हूँ। मेरे को दिया हुआ इक्वेशन क्या है, 5p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, 5p की वैल्यू क्या है 1x का होल स्क्वायर, q की वैल्यू क्या है 2x का होल स्क्वायर और r की वैल्यू है 4x का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं ये सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25, तो 25x स्क्वायर। और जैसे ही मैं इसे बाहर निकालूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 5x होगा। क्या हो जाएगा 5x। और जैसे ही मैं अपने इक्वेशन को देखती हूँ 5x यानी p की वैल्यू क्या है x, तो मैं x की जगह मैं p लिख सकती हूँ, इसलिए आंसर क्या होगा 5p। आंसर क्या होगा 5p। मेरे x और p की वैल्यू बराबर है, इसीलिए x की जगह में p लिखे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4:9 है, प्रोपोर्शनल है किसके 12:x के, ये क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करेंगे 4/9 विच इज इक्वल टू 12/x, ऐसा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x 12 इंटू 9, x इज इक्वल टू 12 इंटू 9/4, 4 1 जा 4 3 जा 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। आंसर विल बी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे में। हमको कितने बोला है घंटों में देखना है इनका डेसिमल, तो 1/7 इंटू 24 करेंगे, यानी कि 1/168। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0595 अप्रॉक्स। ठीक, आंसर विल बी 8। 12 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक और संख्या 41 को भी शामिल कर दिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। मुझे क्या पता है, औसत सारे नंबरों का योग अपॉन जितने भी हमारे नंबर्स हैं, यानी कि नंबर्स। तो योग कितना है, अभी मुझे औसत दिया है कितना 15। ठीक, कितने नंबर्स का योग मुझे निकालना है, कितने नंबर का 12 नंबरों का। ठीक, और जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या ये मुझे योग मिल जाएगा 15 इंटू 12 30 इंटू 6 दैट विल बी 180। अब बोल रहा है इसी वैल्यू में अगर मैं 41 और ऐड करती हूँ, यानी 180 में जैसे ही मैं 41 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 221। और इसे मेरा कितने नंबरों में, जैसे एक नंबर जोड़ा है तो मेरा नंबर कितना बढ़ गया 12 से 13 हो जाएगा। और इसे मैं डिवाइड करूंगी, तो मेरा औसत कितना आ जाएगा 13, 221 1 जा 13 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 0, ये उत्तरा 1 7 जा 91, तो एवरेज मेरा कितना हो जाएगा 70। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया जाए। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। आपको क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, उनकी तीनों भुजाएं यानी कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और आपको ईच साइड की वैल्यू कितना दे रहा है 8 सेंटीमीटर। आपको 8 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक, और आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसी त्रिभुज के तीनों साइड्स पे एक स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। ठीक, अगर एक साइड की वैल्यू 8 है और अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो उसके चारों साइड्स की वैल्यू 8 होगी, 8 होगी। ठीक,
आपको क्या निकालना है, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, आपके एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 8 इंटू 8, यानी कि साइड इंटू साइड। और कितनी साइड है आपकी 3, आपको 3 स्क्वायर है तो क्या होगा 3 इंटू 64, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 192। ठीक, और आपको क्या पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू 8, √3/4 इंटू साइड होता है, और साइड की वैल्यू क्या है 8, तो √3/4 इंटू 8। ठीक, सॉरी साइड का स्क्वायर, तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू 16√3। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कितना मिला है 192 और इक्विलेटरल ट्राइंगल की वैल्यू 16√3, तो आंसर विल बी आंसर नंबर सी 192 प्लस 16√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बी के आय का 15% है। ठीक, मैं परसेंट वाले टर्म्स एक साइड और वेरिएबल वाला टर्म एक साइड कर लूं, क्या मैं a बाय बी इज इक्वल टू 15% बाय 5% लिख सकती हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या बोल रहा है, b की 10% आय, b की 10% आय c के 20% के बराबर है, 20% ऑफ c, तो b बाय c इज इक्वल टू 20% बाय 10% लिख सकती हूँ। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्लियर, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा, तो a इज टू b की रेशियो क्या है मुझे 3:1 है। और यहां से अगर मैं देखूं तो b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। नाउ जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो अगर b दोनों में कॉमन है तो मुझे इसकी वैल्यू भी सेम करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगी, b एक में 1 है एक में 2 है, तो मैं इसे क्या करूंगी ऊपर वाली वैल्यू को 2 बना सकती हूँ इंटू 2 करके, और अगर मैं b में 2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे a में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और जैसे ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को इक्वेशन क्या मिल जाएगा 6:2:1। फिर आपको क्या बोल रहा है, यदि c की आय 2000 है, यदि c की आय 2000 है तो बताइए टोटल कितना होगा। c की वैल्यू मेरे को कितनी है 2000, 1 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2000 आएगा, मुझे 2000 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे को क्या बोल रहा है, तीनों की आय, तीनों की आय को मैं निकालने के लिए क्या करूंगी, तीनों के रेशियो को ऐड करूंगी, 6 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 9, टोटल कितना हुआ 9। अगर मुझे c की वैल्यू को निकालने के लिए 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे रेशियो में हम यही पढ़ते हैं कि जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर उन रेशियो में है तो। इसीलिए मुझे 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2000 से, और जैसे ही मैं 2000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 18000, तो आंसर विल बी 18000 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कपड़े की कीमत में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार को कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन का सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100, a इंटू बी बाय 100। अगर आपका इंक्रीमेंट होगा तो आपकी वैल्यू प्लस में रहेगी, अगर इंक्रीज होगा यानी अगर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगी प्लस में, और अगर डिक्रीज होगा तो वैल्यू किस में होती है माइनस में। ना पहले क्या बोल रहा है, कमी, कितने की कमी 25% की कमी। ठीक, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है 20% बढ़ जाता है यानी कि बी का वैल्यू 20% बढ़ गया।
अब क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू 20% है, 25%, अब बी की वैल्यू कितनी है 20%। अब लगाना क्या है 100, लगाना क्या है 100। 25 में 20 माइनस करूंगी तो कितना हो जाएगा, ये 5% हुआ, प्लस माइनस माइनस होगा, और इसे जब मैं करूंगी तो 25 1 जा 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है -5%। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कितना हुआ 10%, और माइनस का साइन क्या लगेगा माइनस, यानी माइनस साइन लगा है यानी डिक्रीज होगा, तो कितना कर घटेगा 10% डिक्रीज होगा, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8:21 प्रोपोर्शनल है 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो। समानुपाती इसे बोलते हैं रेशियो में, ठीक। तो मुझे दोनों ही वैल्यू में 8 में ऐसा क्या जोड़ू, 21 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स और 31 प्लस एक्स, चारों में मुझे सेम अमाउंट जोड़ना है ताकि मेरा प्रोपोर्शनैलिटी क्या रहे सेम रहे। तो मैंने उस वैल्यू को क्या ले लिया एक्स ले लिया। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे 8 प्लस एक्स 31 प्लस एक्स जो कि किसके बराबर होगा 21 प्लस एक्स और 13 प्लस एक्स, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 248 आएगा, 31 एक्स आएगा, 8 एक्स आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, 21 और 13 को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 276 आएगा, सॉरी 273 आएगा, 273 प्लस 273 प्लस 13x प्लस 21x प्लस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर काटा, ठीक, इधर कितना मिला 248 प्लस आपका 39x, ये 273 प्लस आपका 34x, और जैसे ही मैं इसको इधर ले आऊंगी 39x माइनस 34x विच इज इक्वल टू 273 माइनस 248, इन दोनों को माइनस करती हूँ तो वैल्यू क्या आती है 25, और इन दोनों को माइनस करती हूँ तो वैल्यू क्या आ जाती है 5x, 5 1 जा 5 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो मुझे कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी 5, तो आंसर विल बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, अमाउंट, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी अमाउंट क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, यानी कि ये अमाउंट जिसमें मेरा ब्याज प्लस मूलधन होगा, प्रिंसिपल जो मेरा मूलधन है, रेट जिस दर पे लगा रही हूं, और ये टी जिस समय पे लगा रही हूं। मेरे को पहला इक्वेशन ये बोलता है कि पहले 2 गुनी होती है किसके मूलधन की, मूलधन मेरा पी है, कोई रेट है मुझे रेट नहीं पता है, अपॉन 100 पर मुझे टाइम कितना दिया है 4 वर्षों पे, ये पी इस पी से कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या पता है 2 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, यानी कि r प्लस 100 की पावर 4 मेरे किसके बराबर है 2 के बराबर। सेकंड मुझे क्या बोलता है, मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स किसके मूलधन के, किसके प्रिंसिपल के, यानी कि अब की बार मुझे क्या मिलेगा 8p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। अभी मुझे टाइम नहीं पता क्योंकि मुझे टाइम ही क्वेश्चन पे निकालना है, ये p से ये p कैंसिल हुआ, 8 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। इस 8 को क्या मैं 2 क्यूब लिख सकती हूँ,
इस R को मैं टी क्यूब लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 3 इंटू टी इंटू 3 इंटू टी। अभी मुझे क्या पता है, ये क्यूब लगाई हूं तब मेरे को ये वाली वैल्यू मिलेगी। मुझे 2 की वैल्यू क्या पता है, R की पावर 4 यानी कि 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 4 इंटू 3, ये किसके बराबर हो जाएगी 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3t, यानी कि मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 4 12। तो आंसर विल बी 12, आंसर विल बी 12। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। किस मूलधन पर साधारण ब्याज 6.14% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो? अगर आपका लीप ईयर होता है तो आपके नंबर ऑफ डेज कितना होता है 366, और अगर नॉन लीप ईयर हो तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू 365। आपको क्या बोल रहा है, हर दिन 1-1 रुपए के हिसाब से लगे तो साल भर लेना है, तो साल भर में मेरे को साधारण ब्याज कितना मिलेगा 365 मिलेगा। मुझे कोई प्रिंसिपल मूलधन लगाना है, कितने दर से 1/4%। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 25/4%। 25/4%, तो ये कैसा लिखूंगी 25/4 और परसेंट को हटाने की वजह से 100। और मुझे कितना टाइम लग रहा है, 1 दिन का टाइम लग रहा है। मुझे टाइम कितना लग रहा है, 1 दिन का टाइम लग रहा है। 25 1 से 25, 25 4 से, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 365 इंटू 16, 355 इंटू 60, और जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 5840। तो आंसर विल बी 5840। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिए गए।